हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड होप कि आप लोग 2 दिन से जब मैं वीडियो नहीं डाल रहा था तो आप लोग अपना सारा पीछे का प्रीवियस स्टडी कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने सीड और सीड का स्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ और सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था। आज हम लोगों के इंटरमीडिएट के 12 सिलेबस में जो टॉपिक है 3 सीड के बारे में पढ़ना है। अबाउट 3 सीड्स, वन इज ग्राम, सेकेंड वन इज मेज एंड थर्ड वन इज कास्टर, यानी कि चने का बीज, मक्का का बीज और कास्टर का मतलब होता है रेड़ी का बीज। इन तीनों बीज के बारे में हम लोगों को डिटेल में जानना है। तो सबसे पहला चीज कि हम लोग ये बात तो उस दिन देखे थे कि ये जो बीज का फॉर्मेशन हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला स्टेज जब आएगा तभी सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, एनसीईआरटी के किताब में आपको फिलहाल में जहां से ये सीड स्टार्ट किया है या फ्रूट स्टार्ट किया है वहां से 2-3 टर्म दिया हुआ है टिप लेटर में या टिप स्याही में। तो थोड़ा सा उसके ऊपर पहले हम लोग फोकस कर लें, तब जाकर के 3 ठो सीड हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। और इतना बात समझ लीजिएगा कि 12 के फाइनल एग्जाम में इन तीनों सीड में से कोई ना कोई एक सीड का स्ट्रक्चर 5 नंबर का पूछता है। तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम लोग देख लें एनसीईआरटी का ये जो टेक्निकल टर्म है उसको हम लोग पहले देख लें। जो 5-6 ठो दिया है उसको समझ लीजिए कि ये 5-6 टेक्निकल टर्म क्या है। एनसीईआरटी का टेक्निकल टर्म, ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है इसको देख लीजिए। उसी चैप्टर में निकालिएगा तो देखिएगा पहला दिया हुआ है जिसका नाम है पेरिस्पर्म। हिंदी वाले बच्चे भी अपना लिख लीजिएगा और अंग्रेजी वाले भी लिख लीजिएगा। पेरिस्पर्म याद कीजिए, मैंने क्या बोला था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे एंडोस्पर्म, उस समय हम लोग 2 तरह का सीड पढ़े थे। एक सीड हम लोग पढ़े थे एंडोस्पर्मिक और एक पढ़े थे नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक में मैंने ये बताया था कि एंडोस्पर्म एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो विकसित होते हुए इम्ब्रियो को या भ्रूण को या सीड को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन देने वाला जो टिश्यू है, इस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसेलस। याद कीजिए, क्या कहते हैं, न्यूसेलस। ये संभवतः हम लोग जो एनसीईआरटी का 12 का बुक है, ये इस बुक में हम लोग देखे थे। जहां तक हमको याद आ रहा है कि आपको मैंने ये पढ़ाया था। अभी बता रहे हैं, आप लोग भी अपना किताब खोल के वहां रखिएगा। ये सब हम लोग पढ़े हुए थे ओव्यूल के स्ट्रक्चर में। याद कीजिए, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में फिगर नंबर 2.7 फिगर नंबर 2.7 में ये आया था। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में न्यूसेलस, क्या आया था, न्यूसेलस। ये क्या था, एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू था। तो वैसा बीज जब परसिस्टेंट का मतलब था लंबे समय तक, थोड़े मात्रा में बचा रह जाएगा न्यूसेलस, अंतिम समय तक रेसिडुअल मात्रा के रूप में या रेसिडुअल रूप में, उसी को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे लिखिए, अंग्रेजी वाले बच्चे पहले लिख लीजिए। रेसिडुअल, एकदम एनसीईआरटी का ये लाइन है, लिख लीजिएगा। रेसिडुअल persistent न्यूसेलस is
known as पेरिस्पर्म, known as पेरिस्पर्म। ठीक, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए। बचे हुए परसिस्टेंट, मैंने एकदम अब हमेशा रह जाएगा। बचे हुए परसिस्टेंट न्यूसेलस, बचे हुए परसिस्टेंट न्यूसेलस को ही पेरिस्पर्म कहा जाता है, को ही पेरिस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, अगला चलिए दूसरा नंबर टर्म देखिएगा, एक लिखा हुआ है डोरमेंसी। दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है? डोरमेंसी। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि डोरमेंसी का मतलब होता है कोई बीज जब निष्क्रिय अवस्था में है, सुसुप्तावस्था में। जैसे चने का कोई भी बीज आप ले लीजिए, तो इस तरह से वो ड्राई है, ये हो गया डोरमेंट सीड। बट एज सुन एज द सीड कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर, कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, comes in contact with appropriate temperature, then it activates, यानी अवेकनिंग होता है, इसमें क्रियाशीलता बढ़ता है। और उस वेरी प्रोसेस को, जिसमें सुसुप्तावस्था में रहने वाला बीज अगर क्रियाशील हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को या इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। लेकिन हमने अभी क्या कहा? अभी कहा डोरमेंसी, यानी कि सुसुप्तावस्था, यानी डोरमेंट स्टेज यानी कि निष्क्रिय अवस्था। यानी कि किसी भी बीज का, एकदम एक एक चीज को मैं 4-4 बार बोल रहा हूं, इसीलिए किसी भी बीज का जब इनएक्टिव पीरियड रहता है, निष्क्रिय इनएक्टिव पीरियड रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डोरमेंसी, यानी कि सुसुप्तावस्था में रहता है। तो लिख लीजिए inactive stage of seed, inactive stage of seed, या सुसुप्तावस्था भी कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ है। तो लिख लीजिए बीज का, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए बीज का निष्क्रिय अवस्था, बीज का निष्क्रिय अवस्था, बीज का निष्क्रिय अवस्था, बीज का निष्क्रिय अवस्था। ये हो गया। तीसरा टर्म आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है पेरिकार्प। याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में पेरिकार्प और पेरिस्पर्म में अंतर भी दिया है। इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं छिलका। अब समझिएगा एक बात को, अभी जब हम फ्रूट डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे, जब कोई भी फ्रूट सीड को छोड़कर, किसी भी फ्रूट को ले लीजिए, आम ले लीजिए, कोई फ्रूट ले लीजिए, आम इसलिए बोल रहे हैं कि टिपिकल एग्जाम्पल है। किसी भी फ्रूट में सीड को छोड़कर ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं, गुद्दा है, छिलका है, सीड के ऊपर का जो फूल है वो है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्प। तब इसका मतलब क्या हो गया? पेरिकार्प सीड को घेरने वाला एक प्रकार का आवरण हो गया, कवरिंग लेयर ऑफ सीड। किसी किसी बीज में पेरिकार्प 3 भाग में बटा रहेगा, एपिकार्प बाहर का, मेसोकार्प बीज का, और एंडोकार्प अंदर का। जो आंठी, एक तरह से आप कहिएगा आंठी के अंदर ये बीज है ना, तो जो आंठी वाला पार्ट है वही हो गया एंडोकार्प। यानी कि पेरिकार्प एकदम लिख लीजिएगा शॉर्टकट में, 3 पार्ट में बटा हुआ। बाहर की तरफ क्या हो गया? एकदम आउटर मोस्ट जो है, सबसे बाहर की तरफ, ये क्या है? एपिकार्प। ये क्या है? एपिकार्प। बीच वाला जो गुद्दा है इसको कहते हैं हम लोग मेसोकार्प, और सबसे अंदर का है इसको कहते हैं हम लोग एंडोकार्प। ऐसे जस्ट बीज के बाद जब हम फ्रूट पढ़ाएंगे, सिलेबस में जो दिया है उस समय ये हम डिटेल में आपको बढ़ाएंगे
कि कौन सा सिंगल सेल्ड होता है और कौन सा मल्टी सेल्ड होता है। ये अभी नहीं, जब ये पढ़ाएंगे तब। तो पहली बात क्या हो गया, एक प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं कवरिंग स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो बराबर करके लिख लीजिए, कवरिंग लेयर ऑफ सीड। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, बीज को घेरने वाला आवरण, 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 बीज को घेरने वाला आवरण। अब देखिए एक और शब्द आपको दिया है, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। फॉल्स, हालांकि ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन टर्म पहले दे दिया है तो आप पढ़ लीजिएगा, फॉल्स फ्रूट प्लस ट्रू फ्रूट, प्लस ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट को हम लोग क्या लिखते हैं, असत्य फल, और ट्रू को कहते हैं हम लोग सत्य फल। इसको क्या कहते हैं, सत्य फल, असत्य और सत्य। अब सुनिएगा बात को, याद कीजिए, ये जब हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो इस स्ट्रक्चर में ये था ओवरी। क्या था, ओवरी। ठीक, फिर हम कह रहे हैं कि फ्रूट जब पढ़ाएंगे डिटेल में तो इसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी चूंकि टर्म दे दिया इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखिए फॉल्स फ्रूट में वैसा फ्रूट जिसका विकास ओवरी से ना होकर के फूल के किसी दूसरे भाग से होगा, जैसे थैलेमस से हो जाएगा, जैसे कैलिक्स से हो जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग फॉल्स फ्रूट। अंग्रेजी में लिख लीजिए, फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम other than ovary, like from thalamus और कैलिक्स etc। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, वैसा फल जिसका विकास, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, जिसका विकास ओवरी से ना होकर, ओवरी माने अंडाशय, ओवरी मतलब अंडाशय, ओवरी से न होकर फूल के किसी दूसरे भाग, ओवरी से न होकर फूल के किसी दूसरे भाग जैसे, फूल के किसी दूसरे भाग जैसे कैलिक्स, फूल के किसी दूसरे भाग जैसे कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स अथवा थैलेमस से होता है, कैलिक्स अथवा थैलेमस से होता है, उसे ही असत्य फल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग, सेव। जानकर आपको आश्चर्य हो जाएगा कि अभी तक आप सेव खा रहे हैं तो क्या है, ये फल नहीं है, असत्य फल। इसके आप लोग थैलेमस को खाते हैं, इसके ट्रू फ्रूट को तो हम लोग काट कर फेंक देते हैं, अंदर वाला जो बीज वाला पार्ट है। सेव, नाशपाती इत्यादि कर लो। आप लोग अंग्रेजी वाले लिख लीजिएगा, एप्पल एंड पियर। तो अब जब एक फ्रूट का डेवलपमेंट थैलेमस से ना हो, ओवरी से ना होकर के दूसरे पार्ट से हो रहा है, उसको कह रहे हैं हम लोग फॉल्स। तब ट्रू किसको कहेंगे, जाहिर सा बात है कि जो फल का डेवलपमेंट ओवरी से होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू। तो लिख लीजिए, अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लीजिए, द फ्रूट
developing from the fruit, developing from ovary, the fruit developing from ovary, developing from ovary is developing from ovary is known as true fruit. Developing from ovary is known as true fruit. Ovary is known as true fruit. जैसे आम है, इमली है, जितना फल अब आपको ये सब 2-3 को छोड़ के करना है अपना कर। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, हिंदी वाले बच्चे लिखिए। वैसा फल जिसका विकास, वैसा फल जिसका विकास ओवरी से, जिसका विकास ओवरी से होता है, कौमा, जिसका विकास ओवरी से होता है, कौमा, उसे ट्रू फ्रूट कहा जाता है। जिसका विकास ओवरी से होता है उसे ट्रू फ्रूट कहा जाता है। जैसे आम। अब देखिए यहीं पर एक चीज और लिखा है, बीज रहित फल, या अगला टर्म आप लोग लिखिए, उसका अंग्रेजी में लिखा है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगला टर्म है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। हिंदी वाले बच्चे लिखिए पार्थेनोकार्पिक फल। अब समझिएगा ध्यान से, कहीं कहीं पर पार्थेनोकार्पिक को लिखा हुआ है सीडलेस। क्या लिखा है? सीडलेस। यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या हो गया? सीडलेस फ्रूट, जिसमें बीज नहीं मिलेगा। जैसे अंगूर है, बीज इसमें क्या होगा? नहीं मिलेगा। एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें बीज मिलेगा नहीं। तब इसका निर्माण कैसे होगा? याद कीजिए, मैंने बोला था कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ना बीज बनता है। तो बहुत सारा ऐसा भी फल है धरती पर जिसका डेवलपमेंट तो हो गया लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। यहाँ पर लिख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, जब फल का विकास बिना निषेचन प्रक्रिया के होता है। जब फल का विकास बिना निषेचन प्रक्रिया के होता है, कौमा उसे ही पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अथवा सीडलेस अर्थात बीज रहित फल कहा जाता है। जैसे अंगूर, ये इतना टर्म इसमें दिया है। अब समझिए बात को। अब इसके बाद अभी हम आपको बोले हैं चना, मक्का और रेड़ी यानी कि कास्टर, ये 3 सीड के बारे में
हम लोगों को जानना है। तो जो कहिए पहले पढ़ाते हैं, सिलेबस के हिसाब से ही चलिएगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, चने का बीज। तो हेडिंग मार दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड। ग्राम सीड क्वेश्चन जो इसमें पूछेगा वह सीधे सीधे ये लिख देगा कि चने के बीज के रचना को बताएं। 5 नंबर का है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी बायोलॉजी का होगा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर पहले आप बनाइएगा जरूर, हम बता देते हैं, और नहीं तो नंबर आपका फिर कट जाएगा। क्योंकि फिगर पर मान के चलिएगा कि ऑलमोस्ट 35 मार्क्स होता है। मान लीजिए कि 5 नंबर का अगर है तो 1.5 नंबर के आसपास केवल फिगर पर होगा और 3.5 मार्क्स थ्योरेटिकल मैटर पर रहेगा। अगर फिगर नहीं बनाइएगा नंबर कट जाएगा, 15 नंबर 35% पैसे ही कट जाएगा, यानी कि 1.5 कट जाएगा 5 नंबर वाले। ये देखिए चने का बीज में, याद कीजिए बीज के स्ट्रक्चर में हम क्या बोले थे, सबसे बाहर के तरफ जो था उसको सीड कोट, बीज आवरण, याद कीजिए। और ये चूंकि चने के बीज में 2 ठो दाना निकलेगा, बीज पत्र निकलेगा, कोटिलीडन निकलेगा, इसलिए ये बीज क्या हो गया, डाइकोट हो गया। ये दोनों का दोनों हो गया कोटिलीडन्स। हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा इसको बीज पत्र। ये क्या है, बीज पत्र। अब ध्यान से देखिएगा चने के बीज का एकदम इम्पोर्टेंट बात, बीज के एकदम अग्र सिरे पर, जहां पर ये एकदम अगला है टिप है, वहां पर एक छेद होता है, इसको कहते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। ये जो कोर होगा, ये जो छिद्र होगा एकदम टिप पर, वो आपको मक्का में नहीं दिखेगा, रेडी के बीज में नहीं दिखेगा। जब दिखेगा क्लियर तो क्या चीज में दिखेगा, चना में दिखेगा। इसको कहते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। हिंदी वाले बच्चे भी अपना हिंदी लैंग्वेज लिखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। इसके नीचे थोड़ा सा धंसा हुआ स्ट्रक्चर आता है खांच के जैसा, इसको कहते हैं हम लोग हाइलम, या बहुत सारे किताब में देखिएगा लिखा रहता है हाइलम या हाइलस। ठीक, ये हमारा हो गया कोटिलीडन, ये हो गया सीड कोट। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ये चने के बीज को हम लोग फुला दिए तो देखिएगा जो बाहर का सीड कोट का स्ट्रक्चर है, याद कीजिए इसमें क्या 2 पार्ट था, एक पार्ट था टेस्टा और एक पार्ट था क्या चीज, टेगमेन। एक टेस्टा और दूसरा क्या था, टेगमेन। ये इसमें अगर हम लोग इसको हल्का समझाने के लिए अगर हम डॉटेड लाइन कर दें अंदर वाले स्ट्रक्चर को, तो टेस्टा तो ये बाहर वाला हो ही गया, तब ना ये अंदर वाला टेगमेन होगा, तब ना ये दोनों स्ट्रक्चर क्लियर दिखाई देगा। अब आइए, अगर इसके बारे में लिखना होगा तो इसमें आ जाइए, डिस्क्रिप्शन। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा वर्णन। क्या वर्णन होगा भाई इसका वर्णन ये होगा कि पहला चीज एकदम पॉइंट वाइज लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया इसका, इस सीड क्या है, डाइकोट है, क्योंकि दाना कै गो है, 2 ठो है। तो लिख लीजिए इट इज डाइकोट सीड, ब्रैकेट में कर लीजिएगा 2 कोटिलीडन्स। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, यह द्विबीजपत्री बीज होता है। दूसरा पॉइंट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए, याद रखिएगा इस बीज में जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, तो एंडोस्पर्म इसमें बचा हुआ नहीं रहेगा। तो याद कीजिए परसों वाले पढ़ाई में जब बोले थे हम कि जब एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज हो जाएगा तो बचेगा नहीं, तो जब नहीं बचेगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक। तो लिख लीजिए इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक, इट इज नॉन
एंडोस्पर्मिक, इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, यह एंडोस्पर्म, यह एंडोस्पर्म रहित, एंडोस्पर्म रहित, एंडोस्पर्म रहित एंडोस्पर्म, ऐसे कर लो, यह बिना एंडोस्पर्म, कोई फटावा इस हिंदी में बहुत प्रॉब्लम था। यह बिना एंडोस्पर्म वाला, बिना एंडोस्पर्म वाला बीज होता है, बिना एंडोस्पर्म वाला बीज होता है। तीसरा क्या था? सीड कोट स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, यानी कि टेस्टा और टेगमेन इसमें क्लियर दिखाई देंगे। तो लिखा तीसरा पॉइंट, इट हैज clearly visible seed coat made up of outer testa and inner tegmen। एकदम साफ हो गया। इस सीड कोट मिलेगा जिसमें टेस्टा और टेगमेन हमको दिखाई देगा। अब हमको टेस्टा और टेगमेन के बारे में यहाँ डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में हम लोग ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। तो लिखा, हिंदी वाले बच्चे लिखिए, इसमें सीड कोट ब्रैकेट में कर लीजिएगा, बीज आवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें बाहर के तरफ टेस्टा एवं अंदर के तरफ टेगमेन साफ दिखाई देते हैं। अब तो इतना बात हो गया ये सीड का जनरल बात। अब ये चौथा पॉइंट में आप एकदम इसका आइडेंटिफाइड कैरेक्टर लिखिए, जिसके बदौलत हम लोग सीड को पहचानेंगे कि चना का बीज यही है। वो क्या है? माइक्रोपाइल, एपिकल पार्ट के तरफ। तो लिख लीजिए, चल लिखा, इन ग्राम सीड a small pore-like structure, micropyle is present towards या ऐसे सीधे करना, towards apical part, ब्रैकेट में कर लीजिएगा एपेक्स, एपिकल पार्ट ब्रैकेट में कर लीजिएगा एपेक्स, एंड बिलो दिस a small depression is found, known as हाइलम। और यहीं पर ही बात लिख लीजिएगा, इट इज कैरेक्टरिस्टिक, एकदम इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत एकदम 440 वोल्ट है ये। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्राम शीट, यानी कि सबसे ऊपर छोटा छेद मिला जिसको कह दिए माइक्रोपाइल, और उसी छिद्र के ठीक नीचे मिल गया धंसा हुआ थोड़ा रचना, इसको कह दिया हम लोग हाइलम, और ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि चने के बीज का मुख्य पहचान है। अब आप लोग आइए हिंदी वाले बच्चे चौथा पॉइंट लिखिए। देखो, चने के बीज में इसके अग्र सिरे पर एक छिद्र जैसा रचना माइक्रोपाइल मिलता है। छिद्र जैसा रचना माइक्रोपाइल मिलता है, और इसी के नीचे एक छोटा धंसा रचना भी मिलता है जिसे हाइलम, ये हाइलम है, जिसे हाइलम कहा जाता है। इस बात को यहीं पर लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब मुख्य पहचान, इसी का एक पहचान है। तो लिखा, इनका मिलना ही, इन दोनों का मिलना ही ग्राम सीड का मुख्य पहचान है। बस इतना काफी है फिगर बनाकर के इतना जानने के लिए। दूसरा हेडिंग मार दीजिए बीज में, स्ट्रक्चर ऑफ किसका पढ़िएगा पहले रेडी वाला पढ़ लीजिए, कास्टर वाला पढ़ लीजिए पहले। तो स्ट्रक्चर ऑफ कास्टर सीड, CASTOR कास्टर सीड। और एक काम करिए, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए रेडी, उसी के नीचे हिंदी में लिख लीजिए रेडी के बीज का संरचना। अगर ज्यादा दिक्कत बुझाएगा फिगर बनाने में तो सबसे बढ़िया है कि आप एनसीईआरटी का फिगर नंबर निकाल लीजिएगा 2.15 फिगर नंबर, जैसे 11 में हम बताते थे उसी तरह से फिगर नंबर 2.15, फिगर नंबर 2.15। ये इसी में तीनों सीट दिया है, आराम से अपना इसमें देख लीजिए, तीनों सीट है इसी में। आपका फिगर देख लीजिएगा, हम आपको इसे इस पर दिखा देते हैं नजदीक करके, इसी फिगर को आप समझिएगा। ये चना है, ये रेडी है, ये मक्का है, समझ लीजिएगा। आइए अब हेडिंग मारिए, कास्टर CASTOR, कास्टर सीड। कास्टर का मतलब रेडी। रेडी के बीच में देखिएगा, इसके ऊपरी भाग पर इस तरह का निकला रहता है आउटग्रोथ, इस तरह से निकला रहता है। ये स्ट्रक्चर बनाइए आप, कोशिश कीजिएगा रफ फटाफट बन जाए, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगा। ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है।
एग्जाम में आइडेंटिफाई केवल करना पड़ता है। बस ये वाला यहाँ बना दीजिए, ये एंडोस्पर्म, ये भी हो गया एंडोस्पर्म। इसमें छिलका थोड़ा सा मोटा होता है ना, थोड़ा कड़ा होता है। ये दोनों साइड में बन जाएगा ये, ठीक है। ये एकदम स्पष्ट रूप से बनाइए। देखिए ये इसका क्या है, कोटिलिडन, कोटिलिडन बीज पत्र, ये हो गया कोटिलिडन। और देख रहे हैं ऐसे 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 किए हैं, तो ये कोटिलिडन जो है ये थोड़ा झिल्लीदार मेम्ब्रेनस होता है, उतना खड़ा नहीं होता, मुलायम होता है, लेकिन फोड़िएगा तो पूरा फूट जाता है, अंदर अंदर फसल दीजिएगा तो ये हो गया मेम्ब्रेनस, ये हो गया मेम्ब्रेनस। इसी बीज में बाहर के तरफ का जो लेयर है यही खड़ा होता है, ये हो गया आपका सीड कोट। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा बीज आवरण, ये क्या हो गया बीज आवरण। यही किनारे वाला जो स्ट्रक्चर बना है ये हमेशा, ये है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। जाहिर सा बात है कि इसमें जब एंडोस्पर्म दिख रहा है तो ये एंडोस्पर्मिक बीज हो गया, नहीं दिखता तो नहीं होगा। ये जो है जो बाहर की तरफ गुद्दा निकला रहता है इसको कहते हैं कैरंकिल, कैरंकिल, इसको क्या कहते हैं, कैरंकल, कैरंकल, कैरंकल। बस इतना ही इसको, इसी में छोटा सा इस तरह सा रचना मिलेगा ना, गोल इस तरह से। ये हो गया रेडिकल। याद कीजिए यहीं से रूट अब क्या होगा, जब हम लोग बीज को इसको हम लोग मिट्टी में डालेंगे, नमी में मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, तो ये जर्मिनेट करेगा और यही चीज क्या हो जाएगा, रेडिकल, यानी कि का निर्माण। ये इतना बात बना लीजिए, ठीक है। और जाके इसको पढ़िए, फिगर को उसमें जाके देखिए, फिर आगे हम इसको बताते हैं, कल इसको हम लोग करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो मत डालिए, 35 मिनट 37 मिनट का डालिए, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि हमको बाहरी स्टूडेंट के व्यूअरशिप से कोई मतलब नहीं है, उस सबसे क्या लेना देना है। आप लोग हमारे यहाँ एडमिटेड हैं, बस आप लोगों का टेंशन है, लेकिन आप लोग 2-2 दिन में मात्र ही 30 को 40 को देख रहे हैं, आए स्टूडेंट हैं 200 से ज़्यादा। बड़ा ये शर्म का बात है कि आप लोग देख नहीं रहे। या तो आप हमको बोका बना रहे हैं, नहीं तो गार्जियन को बोका बना रहे हैं। इसलिए देखिए, नहीं तो फिर हम 5-5 दिन पर डालेंगे। जब आपको 5-5 दिन पर देखना है तो छुट्टों को हम डाल करके क्या करेंगे, अपना जान प्राण लगा कर जाइए, जा करके देखिए फटाफट वीडियो। बाहरी लड़कों का, बाहरी स्टूडेंट का गोली मारिए, उससे क्या लेना देना है, हमको आप लोगों को समझाना है। हम लोग देखे देखे नहीं देखे, ठीक है। जाइए पढ़िए लिखिए, ओके बाय।